उसे सब कुछ मिला मगर कुछ ना मिला। लड़कपन में इश्क किया, लड़की छोड़ गई। लिखना शुरू किया, बाप ने अखबार बंद कर दिया। उसका इल्म असली था मगर डिग्री जाली थी। न्यूज एंकर बन गया मगर अफेयर हो गया। आलिम ऑनलाइन है, सो जब जी चाहे सवाल कीजिए। आलिम ऑनलाइन मशहूर हो गया, वीडियोस लीक हो गई। कैसे दिया? नहीं दिया। अच्छा। अल्ताफ हुसैन के इंतहाई करीब हो गया, वजीर बन गया। MQM को छोड़ दिया। सारा पाकिस्तान सहरो इफ्तार में उसे देखने लगा, जियो छोड़ दिया। करंट अफेयर एंकर बन गया, प्रोग्राम पर पाबंदी लग गई। तहरीक इंसाफ में गया मगर इंसाफ मांगते मांगते पार्टी छोड़ दी। अपना घर खरीद लिया तो बसा बसाया घर उजड़ गया। दूसरी शादी कर ली तो पहली को छोड़ दिया। तीसरी शादी की तो इज्जत व आबरू भी गई। कोई रिश्ता ना बचा, तन्हाई का सहारा लिया तो सांसें साथ छोड़ गई। उसकी उम्र बहुत कम थी मगर काम बहुत ज्यादा। उसकी जिंदगी छोटी थी मगर तनाज़ात बहुत बड़े। वो अमीर बाप का बेटा था मगर बच्चे के दूध के पैसे भी ना थे। उसके चाहने वाले करोड़ों थे मगर जनाजे को कांधा ना मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। वो आज दुनिया में नहीं मगर रमजान के चांद के साथ ही उनकी याद भी चमक उठती है, अच्छी या बुरी। मगर टीवी पर तो वही शान रमजान था, उसी से अमान रमजान और उसी के रमजान में बोल। लेकिन आज रफ्तार की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपकी उस आमिर लियाकत से मुलाकात कराऊंगा जो टीवी चैनल्स पर बरसों नहीं हो सकी। इसके लिए जरूरी है कि आप रफ्तार को सब्सक्राइब कर लें। अब ये बताइए कि पहले किससे मिलेंगे, खून से गजलें लिखने वाले आमिर से या खून के आंसू रोने वाले आमिर से? बच्चे एडॉप्ट करवाकर जिंदगियां बचाने वाले आमिर से या जवानी में खुदकुशी की कोशिश करने वाले आमिर से? हर महफिल मिलाद की शान समझे जाने वाले आमिर से या नशे में डूब जाने वाले आमिर से? फिल्मों गानों के शौकीन आमिर से या कुरान और हदीस का बेइंतहा मुतालिया करने वाले आमिर से? एक मोटरसाइकिल खरीदने को तरसने वाले आमिर से या मोटरसाइकिलें बांटने वाले आमिर से? उसका कोई एक रूप नहीं था, शादी भी एक नहीं थी। बुशरा, तूबा और फिर दानिया। आमिर लियाकत की जिंदगी में आने वाली इन तीन खवातीन को तो आप जानते हैं मगर उसे नहीं जानते जिसे आमिर लड़कपन में अपना दिल दे बैठे थे। हॉल बेतहाशा खूबसूरत लड़कियों से भरा है। लड़के भी मौजूद हैं मगर आवाज सिर्फ एक लड़के की गूंज रही है। 20-21 साल का गोरा चिट्टा लड़का, एशिया का चैंपियन डिबेटर, डाइस पर खड़ा ऐसे चहक कर तकरीर कर रहा है जैसे 50 साल का तजुर्बा रखता हो। वो बगैर किसी स्क्रिप्ट के लफ्जों को एक लड़ी में पिरोए बोले जा रहा है। सब टिकटिकी बांध कर उसकी तरफ देख रहे हैं। उसके अल्फाज की ताकत और मुनफरिद अंदाज़े बयान ने शुरका के ध्यान को जकड़ रखा है। मगर ये दरवाजे पर कौन आया कि डाइस पर फरफर बोलते लड़के की नजर ठहरने लगी। लफ्जों को जहन से जुबान तक आने में वक्त लगने लगा। महफिल में बैठी सारी लड़कियां उसकी तवज्जो चाहती हैं मगर वो उस लड़की की जानिब मुतवज्जा हो रहा है जो हिजाब में लिपटी है, गोरी चिट्टी भी है और बोलने में भी खासी महारत रखती है। उस रोज उस लड़की ने खुदादाद कॉलोनी की कच्ची गलियों में बने आमिर लियाकत के घर पर नहीं बल्कि दिल पर दस्तक दी थी और दरवाजा भी खुल गया। मगर आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि वो बुशरा, तूबा या दानिया नहीं बल्कि आमिर लियाकत का लड़कपन का इश्क थी जिसकी उनसे मंगनी भी हो गई। मंगनी हुई, प्रॉपर बड़ी मंगनी हुई, सब कुछ हुआ, मिठाई बैठी। ये डिबेट्स में तो एक शानदार आदमी था। ये दिमाग ऐसा था कि आपकी सोच है। कल यार आइडियाज़ बनाएंगे। यंग डिबेटर सोसाइटी में बहुत काम किया। मैं उसका सेक्रेटरी तला था क्योंकि मुझे डिबेट का शौक़ नहीं था। हमारे साथ जुनैद इकबाल थे। यंग डिबेटर सोसाइटी एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आप कहें कि हर कॉलेज की बेहतरीन लड़की जो मुकर्रर होती थी वो आमिर लियाकत की शदाई थी। हमारे पास तकरीबन कोई 25-30 ख़वातीन लड़कियाँ थीं जो डिबेटर थीं, जो आज भी माशाल्लाह डिबेट करती हैं। उनमें वो भी थी। जवान थे, लड़कियाँ आती जाती थी, सब होता था। लेकिन एक बात सिखाई उसने हमेशा, एक बात हमेशा कही, उसने कभी धोखा दे के ना किसी लड़की को घेरना मत, फांसना नहीं, धोखा दे के नहीं। दोस्ती करनी है आप दोस्ती कर लें, बातचीत करें, लेकिन ये मत धोखा देना कि शादी करूँगा, मिलूँगा, बैठूँगा, ये करूँगा, नेवर। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ बात ये उसने कह रहा है तुम्हारा, अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारा पीछा करेगी, ये हाई तुम्हारा पीछा करेगी, कि लड़की तुम्हारा पीछा करेगी कि तुमने धोखा दिया। मैट्रिक में तो ये वर्ल्ड एशिया के बेस्ट डिबेटर बन चुके थे। इतनी बड़ी ट्रॉफी थी जो जीत के लिए गए थे एशिया की। और फिर लोगों ने कहा कि जाली ट्रॉफी है, यहाँ से ले ली, वहाँ से ले ली, पता नहीं। अच्छा, इनके साथ कंट्रोवर्सी जो है ना वो हमेशा लिंक रहेंगी, हमेशा रहेंगी। किसी ने कहा ट्रॉफी जाली है,
अच्छा भी जाली हुई ट्रॉफी यार, इतने बड़े कंपटीशन तस्वीर लगी हैं, सब कुछ लगा जाली है। नवाज शरीफ ने एक ट्रॉफी दी उनकी, नवाज शरीफ की तस्वीर है, नवाज शरीफ ने उनको ट्रॉफी दी जब वो थे वज़ीर आला पंजाब थे। मंगनी कैसे टूट गई ये बाद में बताता हूं, अभी एक इंटरेस्टिंग वाकया जहन में आ गया। इसके लिए आमिर भाई की लाइफ को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये 2006 है। एक पतला दुबला सा 20-22 साल का लड़का अपने वालिद के साथ पोलो ग्राउंड के करीब से गुजर रहा है कि लाउड स्पीकर पर सुनाई देने वाली आवाज उसे बेचैन कर देती है। वो अपने वालिद से रुकने की जिद करता है और लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज की तरफ दौड़ लगा देता है। जानते हैं वो लड़का कौन था? मारूफ एंकर वसीम बदामी। और वो आवाज किसकी थी? उस वक्त के मशहूर और मारूफ टीवी होस्ट, एंकर, नात खां, डिबेटर और वजीर मजहबी उमूर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। जी हां, वसीम बदामी दौड़ते हुए स्टेज की तरफ आते हैं और आमिर लियाकत को बराह रास्त नात खानी और तकरीर करता देखकर बड़े खुश होते हैं। इतना ज्यादा कि वापस आकर अपने कई दोस्तों को बताते हैं कि जानी, आज तेरा भाई आमिर लियाकत को सामने से देखकर आया है। इतना ज़िंदगी से भरपूर आदमी, ऐसा शोर शराबा, जहाँ जाए वहाँ रौनक लगा देने वाला आदमी, फुल ऑफ लाइफ, जिसने ऐसा उरूज देखा जिसकी कोई ख्वाहिश ही कर सकता है। सिर्फ अकेले राज करने वाला आदमी। डूज एंड डोंट्स दोनों आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं इस एक आदमी से। हिज लव फॉर हिज वर्क, हिज पैशन फॉर हिज वर्क, जितना लाइवली थे वो, हर वक्त हंसता खेलता आदमी, हर वक्त रौनक लगाए रखना, पढ़ने का शौक़, अल्फाज का ज़ख़ीरा, ये सब कुछ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आमिर लियाकत से। 5 जुलाई 1971 को कराची के मशहूर सियासतदान और बिजनेसमैन शेख लियाकत और कॉलमनिस्ट सुल्ताना महमूद के घर दूसरे बेटे की पैदाइश हुई, यानी आमिर लियाकत हुसैन, जो बचपन ही से बड़े भाई इमरान लियाकत के साथ मुहाफिल में जाया करते। न सिर्फ पुरजोश मेज़बानी बल्कि नात खानी भी किया करते। गुलशन इकबाल के अली अली स्कूल में पढ़ने वाले आमिर लियाकत क्लास 8 ही से डिबेट में चैंपियन थे। बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि जब आमिर लियाकत के सर गज़लें लिखने का जुनून सवार हुआ, इस हद तक कि वो अपने खून से गज़लें लिखा करते थे। आशिक मिजाज होना और वल्गर होना और बेहा होना ये डिफरेंट चीज़ है। वो आशिक मिजाज था। आशिक मिजाज ऐसा था कि खून से फिर नज़म लिखता था, सिरिंज में खून डालकर उससे नज़म लिखता था। मैं कहते कहते थक गया कि मुझे वो दे दीजिए पूरा बंच आपके गज़लों का। तुम्हें क्यों चाहिए? तुम किसी लड़की को फंसाओगे, तुम कुछ करोगे, सुनाओगे। मैंने कहा दे दें बंच। क्या गज़लें थी उस ज़माने में आपकी, क्या गज़लें आप लिखते थे। मेरी आवाज़ सारे ज़माने की सदा है, पहली बुक थी उनकी, वो खून से लिखता। जब उसने इश्क किया ना तो फिर खून से लिखा उसके लिए। फिर वो इश्क था, वो इश्क था, प्योर इश्क, फिर खून से लिखा उसके लिए। और जिससे पहले शादी की उससे इश्क किया, फिर वो अलग बात है। क्या मसले मसाइल, क्या जिद, क्या चीज़, वो छोड़ दें। कम उम्री में ही बहुत कुछ करने वाले आमिर लियाकत को ऐसा सफ़र तय करना था जिसकी कई मंजिलें थीं। डिबेटर आमिर लियाकत ने उस दौर में अंजुमन ख़त्म नबूवत बनाई और दिन रात उसमें मसरूफ़ रहते। खैर, घर का माहौल बड़ा सख्त था। वालिद पैसे वगैरह नहीं दिया करते थे, बल्कि आमिर लियाकत की अपने वालिद से बातचीत ही बहुत कम हुआ करती थी। वालिदा आमिर लियाकत के लिए काफ़ी नरम गोशा रखती थीं और छुप छुप कर पैसे भी दे दिया करती। करोड़पति बाप के होते हुए आमिर लियाकत छोटी छोटी ख्वाहिशों को तरसते, कई बार वालिद से मार भी खाते। मैंने आमिर लियाकत को लातों से पिटता हुआ देखा है। शेख लियाकत से बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था वो। ये उनके मोटे मोटे हाथ, छोटा कद, लंबी पहने हुए, जब हाथ मारते थे तो होश ठिकाने आते थे। मार खाते देखा है मैंने। कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए थे, कुछ ज़रूरत पैसों की, फिर खाला देती थी। फिर खाला मुझे बुलाती थी कि ये लो जाके अपने दोस्त को दो। उस ज़माने में 500 रुपये उनको मिलते थे खर्चे के। 500 रुपये खर्चे के, आमिर लियाकत को 500 रुपये। उसी में पेट्रोल डलवाना है बाइक का, उसी में जो काम करना है करो। एक दिन हम खाना खा रहे थे बैठे हुए, खालू भी, आमिर भी साथ थे। तो खालू ने कहा कि वो भांजे अपने दोस्त के साथ जाकर इस्लामिया कॉलेज की लेन में मैंने नई गाड़ी ली है, वो ले आई है। नई गाड़ी ली है, वो ले आई है। तो आमिर के एकदम से मुँह से निकला, अबू मेरे लिए लिए? मैं आपको, अबू मेरे लिए? आपके लिए नहीं ली, मैं अपनी गाड़ी चेंज की है। तो उसको छोटा सा मुँह निकल आया। हम दोनों गए। तो उस ज़माने में मुझे याद नहीं आ रहा नाम, अच्छा टोयोटा की गाड़ी थी वो, इससे निसान से बेहतर थी। वो अपग्रेड होकर उन्होंने वो गाड़ी वो ले ली। जब वो गाड़ी ले ली तो शेख साहब को फिर एहसास हुआ कि यार बहुत दिन से कह रहे हैं बाइक का। तो एक दिन फिर हम खाने में बैठे ऐसे, दोपहर का खाना अक्सर साथ खा लिया करते थे। दाल पकती थी, चावल, कोई मुरगन खाने नहीं बनते थे, कोई बड़ी चीज़ें नहीं बनती थी। खाला पकाती थी अपने हाथ से, कोई कुक नहीं था उनके यहाँ, कोई मेड नहीं थी उनके यहाँ। एक मेड आती थी सफाई के लिए, बाकी खाला अपने हाथ से खाना पकाती थी। तो बैठे तो कहने लगे कि वो भांजे साहब
अकबर रोड चले जाइए और जाके बाइक ले लीजिए अपनी नई। तो आमिर ने कहा कि किसके लिए? आपके लिए। मैंने नई 70 लिया आपके लिए, होंडा सिटी 70। अच्छा वो शुक्रिया शुक्रिया थे। अभी चल मौसम जल्दी चल भाग भाई जल्दी अकबर रोड जाना है। अकबर रोड गए तो उन्होंने पता दिया था रेड कलर की होंडा सिटी 70 उस ज़माने में, होंडा सिटी 70 वो हम चला के लेकर आए। अब वो दौर शुरू हो रहा था जब आमिर लियाकत को पैसे कमाने का मौका मिलता है और पहली जॉब उन्हें मिलती है अपने ही घर में। लिखने का हुनर आमिर लियाकत के खून में शामिल था। भाई वालिदा कॉलमनिस्ट थीं और वालिद सियासतदान। खालू का एक अखबार था निदाए मिल्लत, शेख लियाकत का निदाए मिल्लत। वो मेज़ानाइन फ्लोर पर उसका ऑफिस था, नीचे हमारा घर था, इनका घर था, ऊपर मेज़ानाइन का ऑफिस था। तो शेख लियाकत ने कहा जी हमें निदाए मिल्लत को थोड़ा एडवांस करना है, तुम और भांजे मिलकर कर लो। तो हमने कहा बड़ा अच्छा मौका है, हमें अखबार मिल रहा है निदाए मिल्लत, ऊपर ही बैठेंगे हम। ठीक है, अकेला आमिर लियाकत था जो पूरा सुर्खियाँ और फ्रंट का पेज ये अपने अपने खुद बैठ के लिखते थे, खुद बैठ के लिखते थे। सुर्खियों वालों के ना कुछ नहीं, और सुर्खियों वालों के आदमी रखा था और सुर्खी बनाता था। फिर वही है कि वो पेपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, फिर शेख लियाकत को प्रॉब्लम हुई, कुछ उन्होंने कहा बंद कर दें। एक दिन उन्होंने कहा शेख लियाकत ने कि बंद कर दें, खालू ने। हमने कहा बंद कैसे कर दें? वो हम चला रहे हैं, उन्होंने बंद कर दो, ख़त्म कर दो, अखबार नहीं चलाना मुझे। और आमिर लियाकत फिर परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। टैलेंट पास था मगर जेब खाली थी, जज्बा था मगर जॉब ना थी। फिर उन्हें जंग अखबार में मुलाजमत का एक इश्तिहार नजर आता है। बस झट से दोस्त का हाथ पकड़े वहां पहुंच जाते हैं। नहीं, ये जंग या जियो का दफ्तर नहीं, वहां तो बाद में एंट्री होगी। ये तो परचम अखबार का दफ्तर है। और इस दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ने के साथ आमिर लियाकत एक नए खतरे के करीब होते जा रहे थे। आपको पता है उस ज़माने अखबारात के ऑफिस क्या होते थे? वो अजीब सी स्मेल, बीच में टेबल दली हुई, उधर वो पेस्टर बैठा हुआ, एक करेक्टर कामान वजाहत नाम का बैठा हुआ, फैसल हुसैन भी उस ज़माने में होते थे जो आज एक्सप्रेस में माशाल्लाह से। परचम में इतना पेनिट्रेट कर गए वो कि ऐसा हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन की कॉल वही पिक करते थे। फिर परचम तो एमक्यूएम का था ना। एडिटर बनने के बाद उन्होंने खबरें लगाना शुरू की, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, हेडलाइन चेंज की। तो वहाँ से फ़ोन आता था कौन लगा रहा है हेडलाइन। अल्ताफ़ हुसैन डायरेक्टली फ़ोन करते थे परचम अखबार में। तो उन्होंने कहा जी वो आमिर लियाकत लगाते हैं। उन्होंने कहा आमिर लियाकत शेख लियाकत का बेटा? हाँ। फिर ये बात करेंगे, मासूम का इंट्रैक्शन शुरू हो गया। तो एक दिन हुआ ये कि ये रात में शायद लेट पहुँचे और मुझे उस दिन उनसे मुलाकात करने जाना था। मैं भी जा नहीं सका क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं लेट पहुँचूँगा, तुम नहीं आना आज। उस दरमियान में कुछ लोग ऊपर गए ऑफिस में, उन्होंने पूछा समदानी साहब से कि आमिर लियाकत कहाँ हैं। समदानी साहब अकेले बैठे थे उस वक्त, मेरे ख्याल में 1-2 लोग और थे ऑफिस में। तो उन्होंने कहा आमिर लियाकत तो आए नहीं आज, या कुछ इनकी बातचीत जो अल्लाह आलम क्या हुआ। तो हेड शॉट मार के गए थे समदानी साहब को ऑफिस में ही मार के चले गए थे, परचम के ऑफिस में। वहाँ से थोड़ा और खौफ हुआ कि भाई ये मार किस तरह चले गए, मुझे मारने आए थे, ऐसा हुआ। उनके पास होंडा सिविक होती थी पुरानी वाली, चौकोर के उसकी। तो जब ये ऊपर से नीचे उतरने जाने के लिए तो उसके चारों व्हीलों के नट गायब थे, इनको पता ही नहीं था। जब उन्होंने ड्राइव डी मारा, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, तो गाड़ी नीचे बैठ गई। तो सुना ये फिर वहाँ से भागे थे, वहाँ से भाग के पीछे जंग के पीछे एरिया से भाग के फिर उन्होंने जान बचाई थी अपनी। छापा पड़ा उस दिन, छापा पड़ा लेकिन थे नहीं वहाँ पे। उसके बाद फिर ये इनके चचा होते थे शारिक सिंगापुर में उस ज़माने में, शारिक चचा। तो उन्होंने सिंगापुर का भी वीज़ा निकाला, गायब हो गए थे। वहाँ से लंदन चले गए, फिर लंदन में ये अल्ताफ़ हुसैन भाई के पास रहे, काफ़ी अरसे रहे और काफ़ी उनके क्लोज थे। यूं तो 1995 में आमिर लियाकत हुसैन MBBS की डिग्री हासिल कर चुके थे, मगर अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात के बाद वालिद की वजह से उनके खून में शामिल सियासत अब जोश मारने लगी। वो MQM में शामिल तो हो गए मगर 1997 के इलेक्शन में मुत्तहिदा से उन्हें टिकट नहीं मिला। बहरहाल आमिर लियाकत को सियासत में एंट्री का पहला नुकसान ये हुआ कि उनकी मंगनी टूट गई। क्योंकि लंदन चले गए तो उनके वालिद ने एतराज़ किया कि पत्नी क्या है, क्या बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आमिर का भाग गया यहाँ से, ये हो गया वो। फिर वो आके उनको ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ कि उनके वालिद ने कहा कि नहीं, इनके वालिद ने कहा हाँ, ये करके वो मंगनी ख़त्म हो गई। सियासत में एंट्री की वजह से आमिर लियाकत का दूसरा नुकसान सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि अगर वो नुकसान ना होता तो आप यानी उनके फैंस का फायदा नहीं होता। नहीं समझे? थोड़ी देर में समझाता हूं। बहरहाल अब आमिर लियाकत ने कौमी अखबार ज्वाइन कर लिया था। थोड़ी थोड़ी सियासत भी चलती रही, खबरों से यारी भी और डिबेट से दिल लगी भी। आमिर लियाकत की बनाई हुई यंग डिबेटर सोसाइटी में अब एक ऐसी एंट्री होती है कि चैंपियन डिबेटर की नजरें उलझी रह जाती हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं। आमिर की उस लड़की से बातचीत शुरू हुई। उन्हें एहसास हुआ कि हिजाब में लिपटी ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी है, खुश इखलाक भी और इंतहाई ज़हीन भी।
आमिर झट से वालिदा मोहतरमा के कदमों में बैठकर गोशगुजार होते हैं और लड़की का हाथ मांगने की जिद पकड़ लेते हैं। फिर उन्होंने एक दिन इज़हार किया कि भाई मुझे उनसे शादी करनी है, जिनकी अभी पहली वाइफ है उनके लिए इज़हार किया कि मुझे उनसे शादी करनी है। खाला का एक अपना मिजाज था, खाला खालू का, वो चाहते थे कि इनकी शादी किसी ब्रिगेडियर की बेटी से हो या जनरल की बेटी से हो। उसका रीज़न ये था कि मिलाद बड़ा अच्छा पढ़ते थे। वो ये कहते हैं मैं नॉर्मल शादी करूँगा, मुझे नॉर्मल शादी होती है, मैं क्यों इस नाम पे करूँगा मैं शेख लियाकत का बेटा हूँ, मैं सुल्ताना का बेटा हूँ, तो मैं जनरल की बेटी, कर्नल की बेटी, ब्रिगेडियर की बेटी शादी करूँगा, मुझे नहीं करनी। हम गए देखने, एक दो रिश्ते मैं भी साथ गया देखने के लिए, बड़े शानदार, बड़ा शानदार घर उनका। उन्होंने कहा नहीं यार मोहसिन, मेरा मिजाज नहीं है यार। एक दिन रास्ते में रुक गए थे, हम एक जगह जा रहे थे रिश्ते के लिए, तो कहा अम्मी नहीं, वापस गाड़ी मोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं जाना, मुझे इस जगह शादी नहीं करनी, डिफेंस के एरिया में शादी नहीं करनी। फिर ये आ गई, जो पहली वाइफ थी उनकी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, खाला गई, मुलाकात हुई, रिश्ता हुआ, शादी हुई, वलीमा हुआ। फिर इसी घर में वो माशाल्लाह से जिस घर में रहते थे डॉक्टर, उसी घर में वो आ गए, शादी हो गई। अब शादी में आपको पता है मसले मसाइल होते हैं घरों में। खाला के घर में कोई था नहीं सिवाय खाला खालू के, ना कोई इनकी यानी उनकी वाइफ की ना कोई नंद थी ना कोई देवर था। इमरान लियाकत अलग रहते थे, तो घर में सिर्फ 4 लोग थे, खाला खालू, डॉक्टर आमिर लियाकत उनकी वाइफ। फिर माशाल्लाह पहली औलाद हुई इनकी, अहमद हुआ, फिर दुआ हुई। तो अहमद जब हुआ तो फिर कुछ घर में कोई मसले मसाइल शुरू हुए खाला के साथ, भाभी के, उनके फर्स्ट वाइफ के, और फिर वो अनफॉर्चुनेटली उनको घर छोड़ना पड़ा। घर जब छोड़ना पड़ा तो उस वक्त वो स्ट्रगल मोड में थे, कौमी अखबार में थे, नौकरियां कर रहे थे। उस वक्त भी बाप की सपोर्ट नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी बाप की, वो स्ट्रगल मोड पे थे। छोटी सी गाड़ी थी, कभी गाड़ी ले ली, कभी किस्तों पे ले ली, कभी कुछ कर लिया। तो चले गए जौहर में किराए के घर पे। मुझे वो फेस भी याद है कि दूध के पैसे नहीं होते थे, और जब खाला को पता चलता था तो खाला मुझे बुला के ये दो और जाकर उसको दिया, क्योंकि कौमी अखबार में कम तनख्वाह होती थी। जी हाँ, रमज़ान ट्रांसमिशन में मोटरसाइकिलें और कारें बांटने वाला आमिर यूं ही उस मकाम पर नहीं पहुंचा था। एक तवील स्ट्रगल थी जो आमिर को जिंदगी के सफर में हर चंद साल बाद एक नई मंजिल पर पहुंचा देती। और अब नई मंजिल थी टाई सूट पहनकर टीवी पर खबरें पढ़ना। आमिर मंजिल के करीब तो पहुंचे मगर मंजिल नहीं मिली। हुआ कुछ यूं कि वालिदा सुल्ताना महमूद न सिर्फ पैसे भिजवा दिया करती थीं, बल्कि जंग के मालिक मीर शकीलुर रहमान की अहलिया से उनकी दोस्ती भी थी। उन्होंने गुजारिश करके अपने बेटे आमिर लियाकत की जंग में नौकरी भी करवा दी। वो जंग के रेडियो में खबरें पढ़ा करते और जियो लॉन्च होने वाला था। बस फिर क्या, आमिर की किस्मत खुली, उन्हें जियो पर न्यूज़ एंकर बनने की ऑफर हो गई। ट्रेनिंग शुरू हुई। बाकी एंकर्स के साथ साथ आमिर भी पुरजोश थे और कारकर्दगी में आगे भी। मीर शकीलुर रहमान आमिर लियाकत की शोला बयानी से बड़े मुतासिर थे। आमिर लियाकत की ट्रेनिंग जबरदस्त रही। ऑन एयर होने से पहले तक टेस्ट ट्रांसमिशन में भी उन्होंने बड़ी दाद समेटी। देखते रहिए जियो न्यूज नेटवर्क। इंतजामिया ने फैसला कर लिया था कि जियो आमिर लियाकत हुसैन के चेहरे के साथ ही ऑन एयर होगा, मगर हुआ इसके बिल्कुल उलट। जियो ऑन एयर हुआ तो आमिर लियाकत हुसैन स्क्रीन पर नहीं, बल्कि फीमेल एंकर निदा समीर थी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जरा जहन पर जोर डालिए। वीडियो में पीछे मैंने आपसे कहा था कि सियासी वाबस्तगी की वजह से आमिर लियाकत को एक और नुकसान पहुंचा। वो यही था, MQM से ताल्लुक की वजह से ऑन एयर जाने से बस कुछ ही देर पहले फैसला हुआ कि आमिर लियाकत हुसैन को न्यूज़ एंकर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर इंतज़ामिया ने शायद उनको ऑफ़र दी कि आप ये नहीं बल्कि आप कोई प्रॉपर एक कंटेंट करें, न्यूज़ के लिए फ़िट नहीं हो पा रहे। जबकि इनका शौक न्यूज़ का था, ट्रेनिंग साइड न्यूज़ की हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई क्या करूँ मैं? उन्होंने कहा भाई इब्राहिम साहब, मीर इब्राहिम साहब जो है वो मीटिंग करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप कुछ जियो में कुछ और करेंगे। तो वापस फिर रेडियो को शो करने लगे वो। फिर बीच में मीटिंग्स होती नहीं इनकी। तो यार मौसम देखो क्या किया उन्होंने, यार मैंने न्यूज़ कास्टर बनना था, मैं न्यूज़ कास्टर नहीं बन सका, यार तुम क्या समझ, मैं एंकर बनता है। तो फिर वो इब्राहिम साहब ने उनको बुलाया, फिर एक डिस्कस हुआ, एक पूरा कंटेंट के 2 आलिम होंगे, आप बैठेंगे और हम चाहते हैं इंटरफेथ हारमनी पे काम करें, इन मज़ाहिब को आपस में जोड़ें, ये जो मसले मसाइल शिया सुन्नी के हुए हैं ये ख़त्म हो। तो उससे वहाँ उनका आया आलिम ऑनलाइन। आलिम ऑनलाइन है, सो जब जी चाहे सवाल कीजिए। ये अपनी नौइयत का वाहिद ऐसा प्रोग्राम था जिसमें टाई सूट में बैठा एक क्लीन शेव नौजवान आलिम दीन से मसाइल डिस्कस कर रहा है, ऑनलाइन मसले सुने और उनके हल पेश किए जा रहे हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। न्यूज से ऑफ एयर होने वाला आमिर इंफोटेनमेंट में पूरे आबो ताब के साथ नजर आया। अस्सलाम वालेकुम
नाज़रीन, आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है। मेरी बहन आती थी, वो बताती थी कि यार एक शो जियो पे शुरू हुआ है, वो ज़रूर देखना, बड़ा मज़े का है। उसमें एक साहब बैठते हैं, अपना सूटेड बूटेड लैपटॉप रखे, उलमाए कराम से गुफ्तगू होती है, हम लोग तो देखते हैं। तो मैंने पापा से कह के और ज़बरदस्ती आलिम ऑनलाइन की वजह से केबल लगा हमारे यहाँ, और फिर हमने वो देखना शुरू किया, जियो की ट्रांसमिशन और प्लस वो शो। तो वो 1 महीना गुजरा। अच्छा, रमज़ान में वो शो जो है रात को सहरी के बाद होता था रिकॉर्ड। तो जब रमज़ान ख़त्म हो गया और उसकी इतनी हाइप बन चुकी थी, तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि भाई डॉक्टर साहब की भी पूरे दिन की मसरूफियत रहती है, तो इसको अभी तो रिकॉर्डिंग रात को ही की जाए। तो वो इसीलिए मुझे रात को 3 बजे बुलाया गया था, क्योंकि वो टाइम वही चल रहा था, रात का ही, और वही कंबाइन में चल रहा था। तो वो जनाब पहला दिन था मेरा, और मेरे जहन में कि एक सेलिब्रिटी है, एक होस्ट है, और मतलब ये तमाम MQM से ताल्लुक़ ये वो, और मैं बैठा हूँ। तो द मोमेंट अदनान अमान साहब ने बताया कि अली इमाम है, इसने हमें ज्वाइन किया है एज अ प्रोडक्शन एसोसिएट टीम में, नया लड़का है। तो डॉक्टर साहब मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और आगे बढ़े, उठे खुद से, और इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उठूँ और आगे आऊँ, और आके उन्होंने बड़ा एक गर्म जोशी से मेरा हाथ पकड़ा। कैसे हैं आप अली इमाम साहब, खैरियत से? ठीक हैं, वेलकम टू द ये जो भी उन्होंने उस वक्त, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और वो तो मुझे एक पहला कंफर्ट जोन मिल गया। मैंने कहा यार ये बंदा मतलब ऐसा नहीं है जो मैं समझ रहा था कि कोई बहुत ही रूड होंगे, या एक होता है ना होस्ट है। नौजवानों का ये आमिर भाई हर दिल अजीज बनता जा रहा था। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई मुमालिक में मुसलमान आमिर भाई के फैन बन रहे थे। बल्कि आम लोग ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाले परवेज मुशर्रफ भी आमिर लियाकत को पसंद करने लगे। When आमिर लियाकत is in the house, it is all about आमिर लियाकत. Everything else is secondary. तो मैंने तो सुना वो इवन ब्रेक में भी अपनी ऑडियंस को और हर किसी को इतना ज़्यादा इंगेज्ड और इतना इन्वॉल्व रखते थे, इतना एक करिश्मा था, पर्सनैलिटी में अल्लाह ताला ने दिया था कि वो सबको अपने तो वो सेट में भी इसी तरह का आदमी था कि वो खुला डुला आदमी, इससे मजाक उससे मजाक। और रमज़ान में अरवा में क्रिकेट चल रही है, रात में इफ्तार नशरियात ख़त्म हुई है, रात में क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर सहर नशरियात कर रहे हैं। तो अब फिर उसके बाद नशरियात के बाद महफिल लगी हुई है, 16, 18, 20 लोग बैठे हैं, कह लग रहे हैं, बातें हो रही हैं। जो पहला रमज़ान आया 2003 का, तो वो चूँकि जियो का मेन हब जो है वो दुबई में था, तो वहाँ से ही ऑब्वियसली होना था वो लाइव। तो मैं, मेरे साथ अब्दुल वहाब शेख, हम दोनों लोग दुबई गए। अच्छा, हम ये खुश थे कि यार डॉक्टर साहब को तो आवारी शवारी मिल जाएगा। तो पता ही चला कि उन्होंने आवारी ववारी सब बंद कराया। उन्होंने कहा मैं अपनी टीम के साथ ठहरूंगा, जो कि 17 बरस तक रहा। मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं आवारी में ठहरूंगा और मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ठहरेंगे, तो ये हज़रत नहीं होगा। वो उन्होंने पहले दिन क्लियर कट कह दिया। तो वो आ गए। अच्छा, अब उसके बाद बुला लिया गया कमरे में, अफ्तार हो गई, वापस आ गए, अब कमरे में बैठे हैं, अब सहरी में जाना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा भाई आदत होती है ना, आदमी लेटेगा थोड़ा, उसको कितनी नींद आती है आदमी को, कि अगर जो तरावी पढ़ने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लें। नहीं भाई चलिए, मैं बैठा हूँ, नींद का शदीद गलबा, और अब के सहरी में क्या करना है, कौन से मौलवी आएंगे, क्या सवालात, उसमें क्या चीज़ें, वो सब जनाब चले, किताबें खुल गई। और उसके बाद देखा टाइम, अच्छा भाई 9-10 बज रहे हैं, चलो भाई खाना खा के आते हैं, चल पड़े। अब खाना खाने भी साथ जा रहे हैं। अब खाना खा के, और डॉक्टर साहब शौकीन थे खाने पीने के और पहनने ओढ़ने के। अब हमारे तो कुछ पैसे मिलते थे स्टाइपेंड में, हमने तो छुपा के रखे हुए थे कि आखिर में कुछ कर लेंगे अपनी शॉपिंग वॉपिंग। चले गए ब्रांडेड स्टोर में, वहाँ से जनाब शर्ट वर्ट ली। अली इमाम तुम भी देख लो, अब्दुल वहाब तुम भी देख लो। जो उन्होंने ली वही पैरी गार्डन की हमें भी दिलवाई। पहला साल सर, हम लोग कह रहे हैं कौन आदमी है यार, मतलब ये हमें तो छोड़ देना चाहिए था कि भाई जाओ तुम लोग, अब मैं अपना करूँगा, आऊँगा। करा रहे हैं, वही खाना खिला रहे हैं और पेमेंट खुद कर रहे हैं। बजट के पैसे हैं, बजट के पैसे रमज़ान ट्रांसमिशन के दिए गए हैं सीनियर प्रोड्यूसर को। डॉक्टर साहब ने उनसे नहीं लिए, और डॉक्टर साहब अपने खर्चे पे उलमाए कराम को भी खाना खिला रहे हैं। अक्सर उलमाए कराम से उनकी दोस्ती थी, तो जिनसे ज़्यादा दोस्ती थी वो भी हमारे साथ हो लेते थे। मगर अभी ये तो उरूज की इब्तिदा थी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी आमिर लियाकत हुसैन मशहूर एंकर नहीं बने थे, तब उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। ये बात सहाफ़ी जाफ़र रिजवी ने BBC पर एक आर्टिकल की सूरत में शेयर की। आमिर लियाकत के कुछ करीबी दोस्त बताते हैं कि एक घरेलू झगड़े की वजह से आमिर लियाकत हुसैन जज्बाती हो गए, इतने कि घर में रखी कुछ अद्वियात ज्यादा तादाद में खाईं और घर से बाहर निकल गए। अंधेरी रात में लंबी सड़क पर खोए हुए आमिर लियाकत पैदल चले जा रहे थे। चलते चलते गिर पड़े और बेहोश हो गए। इत्तेफाक से एक रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें फुटपाथ पर पड़ा देखा तो आगा खान अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उनका मैदा साफ करके दवाओं के असर को ज़ाइल किया गया। मुझे बड़ी शदीद हैरत हुई कि ऐसा भी कुछ हुआ था, क्योंकि मैंने, आप यकीन करें, कभी डॉक्टर साहब को डिप्रेशन में तो देखा,
परेशानी में भी देखा, गुस्से में भी देखा और हंसते हुए मुस्कुराते हुए भी देखा, लेकिन मैंने कभी इतना डिप्रेस नहीं देखा कि वो कह रहे होंगे यार मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। मतलब एक चीज़ जैसा कि मैंने पढ़ा और सुना और आपने भी बाद में देखा, तो मुझे वो फीलिंग नहीं आई कभी कि यार अगर वो चीज़ हो चुकी थी तो फिर उसके बाद 18-17 बरस का एक सफ़र था ना, उसमें कहीं तो मुझे फ़ील होता कि यार ये चीज़ कहीं पे डॉक्टर साहब देखो आज लग रहा है यार ये कि वो तो बहुत ही यानी कि दूसरों को थपकी देने वाले हम लोग, मतलब हम लोगों की तो आदत ही नहीं थी ना सर, 18 घंटे जागना, वो जागते थे, हमें तो आदत नहीं थी। इस वाक़ये के बरक्स आमिर लियाकत हुसैन बड़े ही मजबूत आसाब के मालिक थे, क्योंकि 20वीं सदी का सूरज आमिर के उरूज के साथ तुलू हुआ था, क्योंकि अब वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बन गए थे। पाकिस्तान के हर घर में लिया जाने वाला नाम। किसी को उनकी नात खानी पसंद थी तो किसी को ठहर कर बोलने का अंदाज, किसी को उनकी शीरी जुबानी पसंद थी तो किसी को आमिर लियाकत की शोला बयानी। वो 16-16, 18-18 घंटे जाग कर रमज़ान ट्रांसमिशन किया करते। अलग तरह का आदमी था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी था, और ये बात मैं उसकी ज़िंदगी में कह चुका हूँ और बहुत मरतबा कह चुका हूँ और सरेआम कह चुका हूँ, इसलिए ये ना तासुर लीजिएगा कि अब वो चले गए हैं तो मैंने इतना मल्टी टैलेंटेड आदमी, मतलब एक अजीब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी का नाम था आमिर लियाकत। तो जब इस तरह का आदमी होता है उसकी फिर बाकी सिफात भी ज़रा वो हर लिहाज से फिर आम आदमी से हटके होता है। तो वो अपने मिजाज का एक आदमी था। अली इमाम साहब वो जो तौक था ना वो उतार के मैंने फेंका कि इस इंडस्ट्री में सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें नहीं रखनी है वो दैट इज़ ईगो। और 17 बरस में डॉक्टर साहब के साथ रहा प्रोफेशनली, तो उसमें आप यकीन करें डॉक्टर साहब के रूम में जब भी उलमा इकराम आते थे तो मैं और मेरा सीनियर एक और प्रोड्यूसर, हम दोनों सेम लेवल पे थे। पहले मेरी हायरिंग हुई थी, मेरे बाद अब्दुल वहाब शेख की हुई थी 1 महीने बाद। तो हम लोग खुद से सर्व करते थे क्योंकि हमारी बहुत पहले से ट्रेनिंग ये हो गई थी, जो कि अदनान साहब ने शुरू करवाई और डॉक्टर साहब ने इसको कंटिन्यू रखा कि आपने बुज़ुर्गों को खाना सर्व करना है। अब ये वो चीज़ है जो डॉक्टर साहब की मैं बता रहा हूँ जो शायद लोगों को नहीं पता हो, एथिक्स वाली। मतलब बदतमीज़ी तो लोगों को पता है, गालियाँ भी पता है और भी बहुत चीज़ें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो अपने साथ जो लोग थे उनकी क्या ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि उन्होंने अपने अच्छे वक्त में ज़ाती और जानता हूँ किस किस तरीके से कितने लोगों का ख्याल रखा है। मैं जानता हूँ कि बज़ाहिर एक बहुत एग्रेसिव आमिर लियाकत के अंदर एक बड़ा एक काइंड हार्टेड आमिर लियाकत भी था। यानी कि यही जब अपनी नशरियात वगैरह कर रहे होते थे तो वो मुझे पता है कि वो उस ज़माने में वो काफ़ी लोगों की देखभाल कर रहे होते थे, उनके घर चला रहे होते थे। ख़ुद ये नशरियात इटसेल्फ, देखिए रमज़ान नशरियात में कितनी भी अच्छी कर लूँ, आई कैन नॉट टेक अवे दिस क्रेडिट फॉर आमिर लियाकत कि इसका बानी पाकिस्तान में जिस आदमी है, वो जिस आदमी का नाम है, जिस आदमी ने किया उसका नाम आमिर लियाकत है। ये बात मुझे तकलीफ़ देती है कि टुवर्ड्स दी एंड ज़रा वो मनफियत वाली बात ज़्यादा सामने आ गई और उसकी वजूहात थी। काश जब ये चैप्टर क्लोज़ हो रहा था तब ये रेशो मुस्बत और मनफी का उल्टा होता तो मुझे ज़्यादा इत्मीनान होता। कहा जाता है कि उन्होंने 2002 में इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी भी की थी। 2002 में ही इस्लामिक स्टडीज़ में ट्रिनिटी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की, मगर 2006 में हायर एजुकेशन कमीशन ने इस डिग्री को जाली करार दिया। अमरीकी अखबार द गार्जियन ने भी रिपोर्ट किया कि इस यूनिवर्सिटी से $150 के बदले सिर्फ 28 दिन में डिग्री हासिल की जा सकती है। 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने भी आमिर लियाकत की बीए की डिग्री को जाली करार दिया, जबकि आमिर लियाकत ने 2002 में कौमी असेंबली की रुकनियत के लिए इलेक्शन कमीशन में अपने तालीमी कवाइफ में वही डिग्री जमा कराई थी। आमिर लियाकत ये दावा करते रहे कि वो 1995 में MBBS की डिग्री हासिल कर चुके हैं, उन्हें जाली डिग्री बनवाने की जरूरत नहीं। फिर 2010 में वो विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए इनरोल्ड हो गए। 2012 में कराची यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री के लिए इनरोल्ड हो गए। फिर 2015 में रिपोर्ट हुआ कि आमिर लियाकत ने एशवुड यूनिवर्सिटी से जाली डिग्री हासिल की। 2002 में कराची के हल्के ऐन 249 से जीतकर मुंतखब होने वाले आमिर लियाकत को 2004 में मजहबी उमूर का वजीर मुमलिकत बना दिया गया। फिर अगले ही साल यानी 2005 के जून में आमिर लियाकत पर जामिया बिन नूरिया में हमला हो जाता है। वो जामिया बिन नूरिया के शेखुल हदीस मुफ्ती अतीकुर रहमान के जनाजे में शिरकत के लिए गए थे, मगर वहाँ मुश्तइल नौजवान उन पर शदीद तशद्दुद करते हैं। खैर, सियासत भी उरूज पर चल रही थी और टीवी होस्टिंग भी, मगर आमिर लियाकत की जिंदगी की लकीर कहाँ सीधी चलने वाली। इसमें कभी उरूज तो कभी गिरावट। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने एक प्रोग्राम में मलऊन सलमान रुश्दी को गुस्ताख रसूल करार देते हैं।
इसी बात पर MQM राबता कमेटी आमिर लियाकत से वजारत और कौमी असेंबली की रुकनियत वापस ले लेती है और कुछ अरसे बाद यानी सितंबर 2008 में उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया जाता है। अब 20वीं सदी की पहली दहाई खत्म हो रही थी और आमिर लियाकत की जिंदगी तब्दील। उधर पार्टी का हाथ सर से उठ गया था, इधर जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान का। जियो में मीर शकीलुर रहमान के बेटे मीर इब्राहिम ने मामला संभाल लिए थे। अब उनसे आमिर लियाकत नहीं संभल पा रहे थे। उधर शाबान का चांद नजर आता है, इधर आमिर लियाकत के जियो इंतजामिया के साथ टेंट्रम शुरू हो जाते हैं। बिलाखिर 2010 में पार्टनरशिप टूट गई। 2009-2010 के ही ऐसे बीच की बात है कि हमारे जो आज जो जियो के डायरेक्टर हैं मीर इब्राहिम रहमान साहब, वो तशरीफ़ लाए, वो हार्वर्ड पढ़ने गए हुए थे। तो जब वो तशरीफ़ लाए तो ऑब्वियसली वालिद की जो एक सोच होती है और जो फिर नए जनरेशन आती है और फिर उसके बाद जो जनरेशन होती है ऑब्वियसली वो चेंज होती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो वो उनकी सोच मुख्तलिफ थी और वो शायद ये थी कि शायद अभी शायद रिलीजियस चैनल नहीं होना चाहिए, जो कि मुझे इतनी इनसाइट्स पता नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखा कि चीज़ें जो है ना थोड़ा सा बतदरीज ख़राब होना शुरू हुई। मतलब डॉक्टर साहब का जो झगड़ा होता है टीम के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो मामला थे वो थोड़े से ख़राब होना शुरू हुए। हमने पहली मर्तबा इतने इंटेंस लेवल पे देखा कि वो हो रहा है। इवन के 2010 का जो रमज़ान था वो 2-3 दिन डिले हुआ था बाकायदा, मुझे याद है। और वो इस बात पे डिले हुआ था कि डॉक्टर साहब का ये झगड़ा था कि शायद 2 साल हो गए हैं क्या, तो मेरी जो टीम के लोग हैं उनकी प्रमोशंस क्यों नहीं हुई हैं, जबकि हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। ठीक है, तो उसमें वो चीज़ होते होते फाइनली, और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2010 में हमें दुबई में अप्रेजल लेटर सारे मिले थे और डॉक्टर साहब ने फिर ट्रांसमिशन शुरू की थी। तो ये चीज़ हो तो गई, लेकिन ऑब्वियसली जो मालिकान होते हैं उनके लिए अनएक्सेप्टेबल होती है, किसी के लिए भी होगी, कि जब आपका एम्प्लॉय आपको इस लेवल पे ले आए कि आपको बिल्कुल से रोक दे के नहीं अब ये चीज़ होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, तो वो उस वक्त तो कर देते हैं, लेकिन बहरहाल उनके जहन में एक चीज़ आ तो जाती है कि यार ये तो बड़ा एक अजीब, ये आगे जाके तो और मेरे लिए मसला होगा। तो वहाँ से वो ये हुआ कि चीज़ें ख़राब होती चली गई और फिर डॉक्टर साहब ने फैसला किया कि मैं ARY जाऊँगा। ऑब्वियसली बहुत सारे चैनल्स पीछे लगे हुए थे और वक्त ऐसा था कि मतलब डॉक्टर साहब जिसको कहते वो चारों हाथ पैर से राज़ी था। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आमिर लियाकत ने मीर शकीलुर रहमान से हाथ छुड़वाया तो ARY के मालिक अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब बाहें खोले खड़े थे। जियो और ARY की रेटिंग वॉर में आमिर लियाकत वो हथियार था जो बाजी पलटने की सलाहियत रखता था। ARY पर आमिर लियाकत को बड़ी जगह मिली तो बहुत कुछ नया करने का मौका मिला और फिर शुरू हुई इनामो इकराम से नवाजने वाली रमज़ान ट्रांसमिशन। यहाँ आमिर लियाकत की फैमिली, वाइफ बुशरा, बेटा अहमद और बेटी दुआ भरपूर साथ देते नजर आए। मैं चाहूँगा बहुत ज़्यादा तालियां बजाई जाएं मेरी अहलिया बुशरा आमिर को। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो मेरी बेटी यहाँ पर आपके आती रही दुआ, और वो आपको इनामात भाग भाग कर देती रही, अभी भी यहाँ पर मौजूद है। दुआ के लिए भी तालियां, अहमद के लिए भी तालियां। आपको याद है वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि अगर आमिर लियाकत सियासी वाबस्तगी की वजह से न्यूज़ एंकर बनने का चांस ना गवाते तो आपका नुकसान होता, क्योंकि फिर आपके सामने खबरें ब्रेक करने वाला न्यूज़ एंकर आमिर लियाकत तो होता मगर उसकी कोई अपनी पहचान ना होती, फिर रमज़ान ट्रांसमिशन पर टीवी की बहार ना होती, इनाम बांटने की मुहाफिल नहीं सजती। बहरहाल ARY में रमज़ान ट्रांसमिशन बड़े जोरों शोर से जारी थी। बट मैं आपसे कह देता हूँ हम सबसे ऊपर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात पर आपको मैं कहूँगा कि भरपूर तालियां होनी चाहिए, और ये है हम ऊपर नहीं रहे, रहमान बरतर रहा। अभी 15 या 16वां रोज़ा था कि सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत की एक वीडियो गर्दिश करने लगी। इस वक्त तो ऋषि कपूर की कव्वाली में जो एक आदमी नहीं आया था वो लग रहा है, तो पता नहीं टोपी तेरे ऐसी क्यों लग रही है मुझे। दूसरी ले लो। नहीं ये सही है, सही। चलो मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन बहुत नाजुक सूरत हाल है, ये इज्जत वाला मसला तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। हम तो ठहरे परदेसी। गालिब फिल्म देखी आपने? मैं जानता हूँ कि 2011 में अगर सलमान इकबाल साहब नहीं होते ना तो आमिर लियाकत आज कहीं नज़र नहीं आते, ख़त्म थे। बिकॉज उन्होंने कह दिया था कि मोहसिन मैं ख़त्म हो गया। इन वीडियोस के बाद मेरी रेपुटेशन मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं कहता था भाई
अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें अल्लाह ताला, क्या बिस्मिल्लाह करूँ, एयर वाई करेगा नहीं, करवाएगा नहीं। लेकिन उस रात को फिर उन्होंने बताया मुझे कि सलमान इकबाल आए, उन्होंने कहा उठा डॉक्टर उठ, ट्रांसमिशन कर। उनके वाले साहब ने मना कर दिया था, बड़े साहब ने मना कर दिया था कि ट्रांसमिशन नहीं होगी, सब पैकअप करो, ख़त्म हो गया। सलमान इकबाल साहब ने कहा नहीं आमिर तो उठ। और उस रात को सलमान इकबाल वहाँ खड़े हुए हैं, उनको कहा है सैरी पे बैठो, और सैरी पे पहली कॉल मदीना से आई है। और वो 14वां रोज़ा था कि इनकी फ़्लाइट ऐसे गई है, और 27वें रोज़े को जियो की ट्रांसमिशन बंद हो गई थी, रैपअप कर दिया था उन्होंने। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। वो चाहते थे कि मैं उनके शो में आऊँ उस दिन एज अ गेस्ट, और मैं गया, मैं उस दिन उनके शो में गेस्ट भी था। मैं उनके शो में रमज़ान में ग़ालिबन एक ही मरतबा गया, ये वही दिन था जब ये सारा मामला हुआ था। एंड ही वॉज अगेन, ही बीइंग आमिर लियाकत, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट ही वुड डील विद इट, एंड ही डिड। शायद कोई आम आदमी वो उस अंदाज से ना सह पाता वो वाली वीडियोस जो रमज़ान रमशरियात वाली, हाँ, जिसको उन्होंने हैंडल। एंड ही वॉज, चूँकि मैं ज़ाती तौर पर उनसे मिलता रहा हूँ उन दिनों लम्हात में, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आई डील विद इट, एंड ही डिड। आई थॉट ही वोंट बी एबल टू डू इट, बट उन्होंने किया। मीर शकीलुर रहमान को अपने घर का बच्चा मुखालिफ चैनल को बुलंदियों पर पहुंचाता एक आंख नहीं भा रहा था। आमिर लियाकत की रेटिंग की पावर ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया टाइकॉन की अना के बुत को पाश पाश कर दिया। शकील साहब फिर एक्टिव हुए कि अब वापस आना है डॉक्टर साहब ने, और क्योंकि 2 साल देख लिया, क्योंकि वहाँ यहाँ से एक आदमी गया और जियो पे 7 लोग खड़े हो गए, ठीक है ना, मुख्तलिफ डोमेन से। उसमें सेलिब्रिटीज़ भी थी, एक्टर्स भी थे, उमर शरीफ मरहूम साहब भी थे, जुनैद भाई भी थे मरहूम, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे। तो कहने का मकसद ये है कि एक एहसास हो जाता है ना आपको कि यार ये आदमी गया था और ये एक आदमी हमारी इतनी चीज़ें कर रहा था और ये रेवेन्यू आ रहा था, और हमने इतने के ऊपर ख़र्चा किया, सब कुछ किया, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी। तो फ़ौरन जो है, अच्छा बिजनेसमैन होता है। और फिर मदीना में आमिर लियाकत हुसैन के सामने हाथ जोड़ लिए गए। शकील साहब ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, मालूम करवाया शकील साहब ने कि कहानी हुई क्या, ये हमारे आर्काइव से ही चीज़ें निकली कैसे। वो पूरी ट्रेल उन्होंने देखी, उसके बाद फिर एक्सेप्ट किया कि मतलब हमारे लोग इन्वॉल्व थे ना इसमें। जिसने भी किया था उसने मदीना के सहन में बैठकर माफ़ी मांगी थी। मिस्टर जीम हाथ पकड़कर आमिर लियाकत को वापस जियो ले आया। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। आमिर लियाकत हुसैन का फिर से अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद है कि रमज़ान में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया था और अगले रमज़ान की तैयारियां हो रही थी। हम एक रोज़ यार भाई के मेकअप रूम में थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो छोड़ रहा हूँ यार भाई, मैं जियो जा रहा हूँ। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, इतना कैजुअली उन्होंने बात की। मैं कहा यार आप रहने छोड़ें यार, नहीं मैं सही बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, दिन गंदा है, जा रहा हूँ यार। तो मैंने कहा वाकई रमज़ान में इतना वक्त कम वक्त रहेगा। हाँ हम जहाँ जाएंगे वहाँ हम करेंगे, बस जहाँ भी जाएंगे, जहाँ जाएँ हम कर लेंगे ना। और ऐसा था भी, जहाँ जाते थे वो चैनल कर देते थे नंबर 1, एंड ही डिड इट। आई वॉज सरप्राइज, एवरीवन वाज सरप्राइज, मोर देन सरप्राइज कि ये क्या। हमें लगा ऐसा आदमी था जो हर चीज़ में नहीं बहुत जल्दी में है, कि वह शायद पता नहीं, शायद इसलिए कि वह ज़िंदगी के ही इतने सफ़ात थे तो बस बहुत कुछ कर डाला है इसमें, तो बस उसको कोई बात समझ में आ गई तो वो कर गुजरेगा। जिस बात में मैं और आप 100 मरतबा सोचेंगे, हर पहलू पे गौर करेंगे, शायद ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे। हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं शायद, और वो ज़रूरत से कम सोचते थे शायद। एक बैलेंस होना चाहिए। उनको एयर वाई नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि एयर वाई ने सलमान इकबाल ने उस वक्त सपोर्ट किया जब कोई नहीं था। मुझे ये भी याद है कि सलमान इकबाल ने उनको बहुत ऑफर्स दी थी कि जियो मत जाओ, तुम ब्लैंक चेक ले लो और तुम वापस आओ। इन्होंने कहा नहीं यार, मेरा ख़ानदान यानी जहाँ मैं पला बड़ा हूँ वो जियो है, मेरी फैमिली जियो है, मुझे जियो ने पाल पोस के बड़ा किया है, तो मैं वापस जाऊँगा। मजबूत आसाब के मालिक आमिर लियाकत ने सब कुछ भुला दिया। इस बार आमिर लियाकत जियो टीवी के वाइस प्रेसिडेंट बनकर लौटे। 2010 में ARY ज्वाइन करने वाले आमिर लियाकत 2013 में अब जियो की स्क्रीन पर अमान रमज़ान के नाम से ट्रांसमिशन कर रहे थे, और फिर अगले ही साल जनवरी 2014 में उन्होंने इनाम घर शुरू किया। इनाम घर शुरू किए अभी 6 माह ही गुजरे थे कि आमिर लियाकत ने फिर जियो छोड़ दिया, और इस बार वो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के सदर बन गए। एक्सप्रेस पर ही पाकिस्तान रमज़ान के नाम से ट्रांसमिशन शुरू की। ये वो दौर था जब हर चैनल मालिक चाहता था कि आमिर लियाकत उसकी स्क्रीन सजा दे, उसके चैनल की रेटिंग का काटा उठा दे। आमिर लियाकत की शोहरत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा था।
उनका नाम इस्लामी दुनिया की 562 मुसलमान शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हो गया था। आमिर लियाकत एक्सप्रेस से वापस जियो आ गए थे, बल्कि नवंबर 2015 में वो जियो एंटरटेनमेंट के सदर भी बन गए। डॉक्टर साहब ने फिर अपने एक इंटरव्यू में, जो कि बहुत ज़्यादा जिस तरह से उनकी बात आजकल तो मीम्स बन जाते हैं, उस ज़माने में तो नहीं था, कि उन्होंने कहा था, एक वर्ड कहा था जो बहुत चला था जब वो वापस जियो गए थे, कि नौकरी होती है और ये चैनल्स, हाँ चैनल्स कोई माँ थोड़ी होती है कि जो चेंज ना हो सके। अब ये थोड़े थोड़े पैसे को तरसने वाला आमिर लियाकत नहीं था। अब इनके लिए बड़े बड़े सेट सजते थे, बड़ी गाड़ी थी और वो एक बड़ा सा मकान तामीर करवा रहे थे, मगर उनका बसा बसाया घर टूट रहा था। जियो के सेट पर ही एक लड़की यानी आमिर लियाकत की टीम मेंबर में इजाफा होता है, जिसका नाम था सैयदा तूबा अनवर। अपार्टमेंट वो वादे के मुताबिक शरई तौर पे पहली वाइफ के नाम कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपने घर बनाना चाहता हूँ, उसके लिए भी लोन लिया उन्होंने, उसके लिए भी लोन लिया। और उस वक्त माशाल्लाह से उनकी जियो की बहुत अच्छी सैलरी हो गई थी। उसके बाद उनके रमज़ान के जो स्पॉन्सरशिप के पैसे थे वो मिला करते थे, वो कुछ जमा करके उन्होंने कहा यार मैं ख़ैबान तारिक पर मुझे एक शायद 800 गज़ का था या 600 गज़ का घर था, वो लेना है। वो जो घर लिया और जो उसकी रेनोवेशन पे पैसे खर्च किए वो एक ह्यूज अमाउंट था। लेकिन मौज़म भाई वो एक आपस की रंजिशों में, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, ज़िदों में वो घर आबाद तो हुआ लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा होना था। टीम मेंबर्स को आमिर लियाकत और तूबा में कुर्बत महसूस होने लगी थी, तो क्या उनकी प्रोडक्शन हेड, उनकी जीवन साथी, उनकी हमराज, उन्हें हर तरह से समझने वाली और उनका सुख दुख में साथ देने वाली बुशरा इकबाल बेखबर रहती? वो मामले को भाप रही थी और फिर पता चलता है कि आमिर लियाकत की अहलिया ने सेट पर आना छोड़ दिया। जिस वक्त पहली वाइफ छोड़ के गई हैं ऑफिस, हमारे ऑफिस से निकली हैं बाहर, तकलीफ़ और दुख के साथ वो डिक्लाइन मोड था। उसके बाद फिर उठ नहीं सके हम लोग, और आज तक आबाद में चूहे लौट रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, गटर का पानी खड़ा होता है। फिर आबाद भी आबाद नहीं हो सका। आबाद क्या था? आबाद क्या चीज़ थी? आबाद प्रोडक्शन क्या था? अहमद, आमिर, बुशरा, दुआ। इसी दौरान आमिर लियाकत जियो न्यूज़ की एक और खातून में इंटरेस्टेड हो रहे थे, जिसके घर वो रिश्ता भी भिजवाते हैं। बहरहाल उस वक्त आमिर लियाकत के उरूज का ये आलम था कि पाकिस्तान के वो चैनल्स मालिकान जिन्हें सदर और वजीर आजम भी झुककर सलाम करते थे, वो आमिर लियाकत के सामने झुककर अपने चैनल पर आने की ऑफर किया करते। आमिर लियाकत का पाकिस्तान में वही मकाम हो चुका था जो एक वक्त में माइकल जैक्सन और एल्विस प्रेस्ले का था। दुनिया की हर शय आमिर लियाकत को मिलती जा रही थी। शोहरत, दौलत, इल्म, अस्र रसूख, सब कुछ था। सारी दुनिया आमिर के कदमों में निछावर हो रही थी। आमिर बादशाह बन रहा था। आमिर लियाकत को जितना मिलता जा रहा था उतना ही ज्यादा उनकी और पा लेने की हवस बढ़ती जा रही थी। यूं समझ लें कि आमिर का डोपामिन एडिक्शन बढ़ता जा रहा था। जब वो अपने उरूज की इंतहा को छूने लगे, वहीं से उनका ज़वाल शुरू हो गया और 2016 में वो बोल से वाबस्ता हो गए। मैं आ गया हूं, अब ऐसे नहीं चलेगा। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। आमिर लियाकत के पास सब कुछ था, मगर एक चीज नहीं थी। वो क्या था? आमिर लियाकत मीडिया में हर ओहदा हासिल कर चुके थे, मगर वो कौन सा ओहदा था जो उन्हें मांगने पर भी नहीं मिल रहा था, और जब मिला तो वो बर्बाद हो गए। उसके बारे में भी बताएंगे जो आमिर लियाकत की जिंदगी का खात्मा कर रहा था, मगर आखिरी वक्त तक उनके सबसे ज्यादा करीब था। मीडिया की सल्तनत के इस बादशाह का महल कब और कैसे गिरना शुरू हुआ, किसने क्या किरदार अदा किया, ये सब कुछ आप जान सकेंगे डॉक्यूमेंट्री के अगले पार्ट में। आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम।